double power. All right, G. So today is the day that we start Unit 2. Unit 2. दो लाइनों पे हेडिंग आए, मैं देख 3 लाइनों पे, सॉरी 3 लाइनों पे हेडिंग आए, मैं देखने आ रहा हूं. चलो हाँ, ये 2 लाइनों. जी यूनिट 2 लिखना है ताकि आपको याद रहे कि यूनिट 2 शुरू हो चुका है. चलें जी, जल्दी से लिखना पड़ेगा. कहानी शुरू होगी डिमांड से. उसमें हम देखेंगे मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स. फिर हम सीधा चले जाएंगे पीईडी, वाईईडी. ओ टेंशन ना लो भाई, ऐसा करेंगे कि तुम्हें इनका आगे पीछे सब समझ आ जाएगा. अब इनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. इनके यूजेस, इनका एनालिसिस, इनकी इवैल्यूएशन, इनके ऊपर क्रिटिक, इनकी कैलकुलेशन, ये सारी मेन गेम है. फिर इसी तरह हम क्या पढ़ेंगे, सप्लाई, अगेन मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स. हाउ अबाउट इधर ही मैं ऐड कर दूं, पीईएस मैंने इधर ही ऐड कर दिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैंने यहीं ऐड कर दिया है. देन हम आ जाएंगे किसके ऊपर, ये पीईएस मैंने बाद में ऐड किया ऊपर, ये देख लीजिएगा. फिर हम आ जाएंगे इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम. ये सिर्फ समझ लें मेजर मेजर हेडिंग्स हैं, एक एक चीज के अंदर बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं. ये हम सिर्फ ऊपर ऊपर से लिख रहे हैं सो दैट वी कैन टैली. ठीक है, यू कैन टैली. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. ले जी, इतनी सी बात थी, यूनिट 2 खत्म. इस पे लगेगा विद प्रैक्टिस. नहीं नहीं, 4 वीक्स विद प्रैक्टिस. हाँ, महीना हो गया. विद प्रैक्टिस 4 वीक्स, जिसमें एमसीक्यूज भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं. पिछला रिवाइज जब हम पास पेपर्स करेंगे ना आखिरी 1.5 महीने में, तो वो रिवाइज वो जल्दी जल्दी में क्विक 15 मिनट में पूरा. सेक्शन 1 पूरा, यूनिट 1 जो अभी खत्म किया. डेफिनेटली वो जब हम उल्टा शुरू करते हैं या जाते हैं. यस. सबसे ज्यादा लंबा यूनिट, सबसे ज्यादा लंबा यूनिट है यूनिट 4, क्योंकि उसमें चैप्टर्स ही उसमें चीजें बहुत ज्यादा मेजर कवर करने वाली. यूनिट 4 वैसे पूछ देखा जाए तो सबसे लंबा. ठीक है ना, उस पर टाइम लगता है. उस पर रिलेटिवली थोड़ा सा कम टाइम लगता है क्योंकि उस वक्त ना फ्रीक्वेंसी बन चुकी होती है क्लास की, पेस बन चुकी होती है, तो उस वक्त वो फ्लो में जाता है. मैक्रो का ये फायदा होता है क्योंकि केमिस्ट्री मैच कर चुकी होती है, तो वो फ्लो तेज होता है. अभी जरा आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग सीख भी रहे हैं, फिर काफी निटी ग्रिटीज जो बिल्कुल स्क्रैच से उठानी पड़ती, वो जब आपने माइक्रो पढ़ लिया होगा, मैक्रो को थोड़ा सा एडवांटेज ये मिलता है. चलें जी, दे दें फिर हेडिंग प्यारी सी, डिमांड. Quantities of a product consumers are willing and able to buy at different prices in a given period of time people call it ceteris paribus, it's ceteris paribus. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Pronounce ceteris paribus कहते हैं, लैटिन है.
वो बस वो शुरू में मैं भी सिट्रस ही कहता था। खैर है, क्या हम कौन से को लैटिन, लैटिन किधर की है? रोमन लैंग्वेज है लैटिन। हाँ रोमन्स की थी ना लैटिन। वो नहीं नहीं, वो उस तरह वो स्पेनिश है। दैट इज, हाँ तो साउथ अमेरिका में स्पेनिश इन्फ्लुएंस है ना। ये वेनेजुएला, वेनेजुएला नहीं, ये मेक्सिको, मेक्सिको और इधर स्पेनिश इन्फ्लुएंस ज्यादा है। हाँ नीचे भी है। बहरहाल जो भी है, ये लैटिन का वर्ड है, जो मर्जी बोलें इसको, सिट्रस बोल दें, खैर है। अच्छा भाई छोड़ें इसको, इधर आ जाए। नोशनल, नोशनल वर्सेस इफेक्टिव डिमांड। नहीं नहीं, नोशनल वर्सेस इफेक्टिव डिमांड। वेयर consumers who are willing to buy a product, नोशनल डिमांड की बात हो रही है, आर काउंटेड फॉर। इफेक्टिव डिमांड क्या है? नोशनल डिमांड, where consumers who are willing to buy a product are accounted for, where consumers who are not only willing, rather are also able to buy a product are accounted for। हाँ ये एमसीक्यू के लिए छोटा सा। 15 मार्च हमारा टारगेट है, ताकि 1.5 महीना हमारे पास सिर्फ पास पेपर्स का हो, लेकिन इसके अंदर तो हम पास पेपर साथ साथ तो करते जा ही रहे हैं। ठीक है। क्या? क्या? क्या चीज? व्हाट? सिलेबस का एंड? नहीं नहीं, अप्रैल मई में ही होता है जी। तो उस वक्त तक तो हम पेपर कर रहे होंगे ना, पेपर चल रहा हो। अच्छा भाई, बुगाटी चाहिए, फरारी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी मुझे भी चाहिए, आपको चाहिए। तो हम सारे लैम्बोर्गिनी की डिमांड में आएंगे, राइट? आएंगे। पैसे हैं? आपके पास है? आपके पास है? मेरे पास भी नहीं है। किधर से आएंगे? इस तरह तो लैम्बोर्गिनी और बुगाटी की डिमांड निकालते रहे तो 10 करोड़ बंदे, 10 बिलियन डिमांड आ जाएगी। हर बंदे से पूछें वो के कहां चाहिए। तो हम सारे डिमांड में इंक्लूडेड है। भाईजान दो चीजें चाहिए। क्या? विलिंगनेस तो है, साथ अबिलिटी भी होनी चाहिए। वॉरेन बुफे नाम सुने? वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, टॉप पे बड़ा अरसा रहा है, अब फिर ये नए आए हैं जेफ बेजोस वगैरह, इलॉन मस्क वगैरह, ठीक है। वो आएगा बुगाटी की डिमांड में? नहीं। उसके पास एक वॉल्वो है 2006 मॉडल या 14 मॉडल, और एक घर है, और वो उसी घर में जो शुरू से जिस घर में रह रहा है, एंड वो टॉप 5 में, और उसके पास पुरानी गाड़ी है। ठीक है, पुरानी गाड़ी है उसके पास। आई बात समझ में? दोनों चीजें होनी चाहिए, इन्वेस्ट करता है, विलिंगनेस एंड अबिलिटी। अगर आप खाली विलिंग है, एबल नहीं है, आप इफेक्टिव डिमांड में नहीं आएंगे, बहुत बुरा। ठीक है, अगर आप सिर्फ विलिंग है तो उसको क्या कहा जाता है? नोशनल डिमांड। आज के बाद जब भी बात होगी तो किसकी बात होगी? इफेक्टिव डिमांड, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? द कंज्यूमर शुड नॉट ओनली बी विलिंग, रादर ही शुड ऑल्सो बी हैव द एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। वरना तो बुगाटी और इस तरह की लग्जरी चीजों की डिमांड तो खत्म ही ना हो, गिनते ही रह जाए हम लोग।
So always remember, whenever we are talking about demand, we are talking about effective demand. Willingness and ability दोनों combined होनी चाहिए. Do we understand this? Challenge. आ जाए. No need to teach you law of demand. Law of demand. Ulta. If the price of a product increases, what happens to quantity demanded? मैकडॉनल्ड्स का मील अभी आजकल कितने का पड़ रहा है? आजकल 1300 1400 का पड़ जाता है अब साइज करवा के. मैकडॉनल्ड्स का मील हो गया 500 का. मैकडॉनल्ड्स का मील हो गया 500 का. Will people will be willing and able to buy more of it or less of it? More of it. और अगर वही मील हो गया 5000 का, less of it. Does this make sense? ये लॉ ऑफ डिमांड आते हैं जी. बात समझ आई? कैन आई से प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड are inversely related. Are inversely related. Can I say that? तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड. प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. डू वी अंडरस्टैंड दिस? एंड दिस इज द लॉ. दैट मींस इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी केस. दो एक्सेप्शंस हैं, दोनों आपके सिलेबस में नहीं है. जस्ट फॉर योर नॉलेज, डोंट राइट इट डाउन. एक होता है वेबलिन गुड और दूसरा होता है गिफिन गुड. वेबलिन गुड्स और गिफिन गुड्स ये दोनों लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते. वेबलिन गुड्स होते हैं एक्सट्रीमली हाई एंड हाई क्वालिटी गुड्स, जिनके अंदर जिनकी प्राइस बढ़ती है उनकी डिमांड गिरने के बजाय उल्टा डिमांड बढ़ जाती है. जैसे वो डायमंड बिडाजल्ड बुगाटी है एक, वो सऊदी के पास. फिर एक गोल्ड प्लेटेड असली, एक तो होता है ना वो कलर कर दिए, एक असली गोल्ड प्लेटेड कोई लैम्बो है दुबई शुबई में. ठीक है, वो आपस में ये कजन्स की ना आपस में लगी हुई है कि वो एक ये लेता है तो दूसरा दूसरी चीज लेता है. ये है वेबलिन गुड्स. तो इनकी प्राइस बढ़ती है, इनकी डिमांड गिरने के बजाय उल्टा बढ़ जाती है. और द सेकेंड इज गिफिन गुड. ये है घटिया तरीन गुड. इसकी प्राइस गिरती है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने के बजाय उल्टा इसकी डिमांड गिरती है. 15 रुपए की निहारी मिल रही है बाहर, खानी बेहतरीन डबल पीस जबरदस्त. आओ चले खानी, जबरदस्त पीस डबल पीस. चिकन नहीं, कोई पता नहीं, कंफर्म पता है कि क्या है उसके अंदर. डू यू गेट इट? खानी है नहीं खानी? आई बात समझ में? एक अदर देन दैट हमारे सिलेबस में एक लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू एवरी प्रोडक्ट. आ जाए जी. नेक्स्ट, डिमांड स्केड्यूल या शेड्यूल. और इसके साथ साथ कैटरिस पेरेबिस भी करते हैं. प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड. रैंडम डेटा ले लेते हैं. प्राइस है एक प्रोडक्ट की $10 और क्वांटिटी डिमांडेड है लेट सपोज 350 यूनिट्स. दिस इज द क्वांटिटी. सो दिस इज डॉलर्स, ठीक है, एंड दिस इज यूनिट्स. प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड को क्या होगा? 300 हो गई. प्राइस फर्दर बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड को क्या होगा? प्राइस फर्दर बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड को क्या होगा? एंड इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग इट 70 तक ले जाए. डज दिस मेक सेंस? बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज हमने पढ़नी है, कैटरस पैरेबस. होल्डिंग all other factors that
may affect a variable constant when considering the effect of one variable on another. जी जनाब, बात को जरा समझें. On another. Constant may affect a variable constant when considering the effect of one variable on another. I just asked you कि अगर मैकडोनल्ड्स का मील जो कि अभी 1300 1200 का है, इट कम्स डाउन टू 500, तो क्वांटिटी डिमांडेड को क्या होगा? व्हाट डिड यू सेड? ज्यादा हो जाएगी. यू कुड हैव सेड सर बॉयकॉट चल रहा है, नहीं खाना. यू कुड हैव सेड कि सर मैकडोनल्ड्स तो है ही नहीं जहां मैं रहता हूं. यू कुड हैव सेड कि सर केएफसी फिर भी सस्ता है. यू कुड हैव सेड मैकडोनल्ड्स पसंद ही नहीं है. यू कुड हैव सेड कि मेरे पास इनकम ही नहीं है. इज प्राइस the only factor that affects the demand of a product? There are millions of other factors. Your preferences, your income, tax, taste, fashion, trends, हजारों चीजें. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. पता चले मैकडोनल्ड्स 500 का हुआ है, केएफसी 10 रुपए का हो गया. हो सकता है ना? तो आपने ये फैक्टर्स तो कंसीडर ही नहीं किया. आर यू डैम श्योर कि whenever the price of a product will fall, quantity demanded will always increase? Can you say it by surety? तो ऐसे ही लिख लिया आपने. काटे सबको. नहीं नहीं, असल में ना काटना, क्योंकि we are blessed with a magic word. And what is that magic word? No. Ceteris paribus. जब मैं किसी चीज के साथ ceteris paribus लगा दूं, इसका क्या मतलब है? Holding all other factors constant. Holding all other factors. वरना तो आप एक चीज का इफेक्ट किसी और चीज पे देख ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज को 4-5 चीजें एक वक्त में अफेक्ट कर रही होती हैं. जनरल पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर प्राइस पे आते हैं. कैटरिस पेरिबिस क्या है? होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. सिर्फ एक चीज का इफेक्ट एक चीज पे. ठीक है, बात हो रही है किसकी? मेरे वेट की. तो मेरे वेट को क्या चीज इफेक्ट, क्या देखना चाह रहे हैं? मेरी डाइट का इंपैक्ट देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं अपनी डाइट कम करूंगा तो मेरे वेट को क्या होगा? कम होना चाहिए. लेकिन कैटरिस पेरिबस, हो सकता है मैं डाइट कम कर दूं लेकिन मैं एक्सरसाइज 0 कर दूं, तो हो सकता है मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाए. क्या ख्याल है? हो सकता है स्लीप कुछ डिसऑर्डर हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो मैं मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाए. और भी 400 मसले होते हैं. तो समझ रहे हैं बात को? तो उन बाकी सारे फैक्टर्स को जब कैटरिस पेरिबस हम कर देते हैं, वी होल्ड देम कांस्टेंट. एंड वी हैव एल्गोरिदम्स टू डू दिस, वी हैव सॉफ्टवेयर्स टू डू दिस, जो बाकी सारे डेटा को कांस्टेंट करके सिर्फ एक चीज का इंपैक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज के ऊपर देख रहे हैं. देन ओनली वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोडक्ट्स कि इसका इंपैक्ट उसके ऊपर क्या है. तो इसीलिए हमने पढ़ा है, लिखा है क्या? व्हाट इज डिमांड? क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, कि डिफरेंट कीमतों पे वो कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, के एक महीने में प्राइस जब इतनी थी तो कितनी डिमांड थी, फिर उस महीने में प्राइस इतनी होगी तो कितनी, या एक साल में प्राइस इतनी थी तो इतनी डिमांड थी. कैटरिस पेरिबस, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स. तो जब मैं एक कैटरिस पेरिबस का वर्ड यूज कर लूं, इसका मतलब बाकी सारी चीजों को आपने एक सेकंड के लिए साइड पे कर देना है. अब बताएं कि अगर मैं अपनी डाइट कंट्रोल करूंगा, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो मेरे वेट को क्या होगा? मेरा वेट कम होना चाहिए.
डू वी अंडरस्टैंड दिस? एक और बात, अभी कैटरिस पेरिबस सबको समझ आ गया? इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एक और बात, अभी जो हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हम डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे देख रहे हैं या प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे देख रहे हैं? प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे देख रहे हैं. The other way around, we will go to that once we do the equilibrium. तो be very particular about it. अभी हम ये, it's not the other way around. अभी हम ये नहीं देख रहे, समझ रहे? अभी हम क्या देख रहे हैं? प्राइस अगर ऊपर नीचे होती है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड को क्या होता है? डू वी अंडरस्टैंड दिस? बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. चलें जी, अब आ जाए. लुकिंग एट द डेटा, हु इज कंफ्यूज्ड विद ग्राफ्स? कि ग्राफ किसको समझ नहीं आते? इसमें क्या मसला है? ग्राफ क्या है? एक चीज का रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑफ वन थिंग ऑन अनदर. ये तो पता है ना आपको कि ये क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव. और ये पॉजिटिव शो कर रहा है. तो ये क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है? ये पॉजिटिव या इनवर्स? जो भी है, मुझे रिलेशनशिप, सप्लाई को छोड़ो, ये कोई भी ग्राफ है, ये क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है? और ये क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है? ये बात समझ आई है? पक्की बात है? नहीं आई? चलें फिर आ जाए. ये लें जनाब, कोई बात नहीं. इसको क्लियर जब तक आप नहीं कर, बनाना नहीं, बनाना नहीं, बनाना नहीं है. फिर वही आ गया. कम ज्यादा अब हो ही नहीं रहा, अब वेट का चक्कर ही नहीं है. नंबर ऑफ रोटीज ईटन बाय सर. तुम्हारा नाम भूल गया. ताहा. ताहा. माई सन वॉज बोर्न लास्ट वीक एंड हिज नेम इज ऑल्सो ताहा. चलें जी. नंबर ऑफ रोटीज ईटन बाय सर. मैं अगर दिन की 3 रोटी खाऊंगा तो मेरा वेट क्या होगा भाई? अज्यूम कर लेते हैं मेरा वेट होगा, फर्ज करो 100 kg. अगर मैं रोटी कम कर दूंगा 2, तो मेरा रेट थोड़ा कम हो जाएगा, 80. अगर मैं और कम कर दूंगा, ओह फर्ज कर लो ना यार, ठीक है, आई बात समझ में? इसको तो तीनों को ज्वाइन करूं एक स्ट्रेट लाइन से? ये क्या बता रहा है? हाँ, एक इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अगर मैं इस चीज को बढ़ा रहा हूं तो मेरा वेट बढ़ रहा है. इनका क्या रिलेशनशिप है? एक चीज बढ़ रही है, रोटी बढ़ रही है, तो वेट भी पॉजिटिव रिलेशनशिप. और इसका क्या, कैसा ग्राफ बन रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग. अपवर्ड क्यों कहते हैं? एबीसी किधर से लिखते हैं? इधर से. तो गाड़ी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? ऊपर जा रही है. पॉजिटिव रिलेशनशिप. नहीं नहीं नहीं, ये क्या बनाना है भाई, अभी बनाएंगे. डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कह सकते हैं. अब आ जाए, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एक्सरसाइज, और यहां मेरा वेट है. 3 घंटे एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा वेट 60 kg होगा. 2 घंटे एक्सरसाइज कम करूंगा, वेट मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा. 1 घंटा करूंगा, वेट मेरा और बढ़ जाएगा. इनको अगर मैं प्लॉट करूं, ऐसा नहीं बन रहा. एक्सरसाइज बढ़ा रहा हूं तो वेट, ये क्या रिलेशनशिप है? ये नेगेटिव रिलेशनशिप है. और इसका कैसा ग्राफ बन रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. ग्राफ क्या होता है? इट्स नथिंग, इट्स जस्ट रिलेशनशिप ऑफ टू थिंग्स, the effect of one thing which is on the y-axis on the other thing which is on the x-axis. Do we understand that? Positive negative relationship समझ आ गया मैथ्स का? चले फिर आ जाए. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशनशिप है? प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है. प्राइस कम होती है, क्वांटिटी, इनवर्स रिलेशनशिप. तो वैसे ही बता दो, डिमांड कर्व फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, इस तरफ नीचे की तरफ जाना, नेगेटिवली स्लोप्ड होना चाहिए. चलें जी, गुड न्यूज. वैसे तो हमें डेटा के साथ बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर दिस इंस्टेंस हम कह लेते हैं कि बना लेते हैं जी. अब बनाना है आपने. यहां पे क्या लेंगे हम? क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लेंगे. यहां पे हम सिर्फ क्वांटिटी लिखते हैं. दिस इज जस्ट क्वांटिटी. किसमें? क्वांटिटी डिमांड सिर्फ डिमांड की क्वांटिटी है. इसमें हम बाद में सप्लाई भी लेंगे, तो ये क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड दोनों होता है. ये सिर्फ क्वांटिटी होता है, नहीं बाद में बनाएंगे, लेकिन हमेशा होता ये क्वांटिटी है, प्लेन क्वांटिटी.
डू वी अंडरस्टैंड दिस? सिंपल। अब हमें वैसे ही पता है कि डिमांड क्या है। इसको आप डीसी लिखना चाहते हैं, पूरा डिमांड लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, डी भी, डी विल ऑल्सो सफाइस। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, देखें। प्राइस 10 थी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी? 350। प्राइस 20 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? 300। प्राइस 30 हो गई। सारे बनाने की जरूरत बेशक नहीं है, बट एज वी नो वी नेवर हैव टू रिप्रोड्यूस द डेटा। आपने कभी भी ग्राफ किसी डेटा के साथ बनाना जरूरी नहीं है आपके लिए। डू वी गेट दिस? बात समझ आई? आज के बाद डिमांड, इधर क्या आएगा? प्राइस। इधर क्या आएगा? क्वांटिटी। ठीक है, जो कि यूनिट्स में होगी। लिखने की जरूरत नहीं है प्राइस और यूनिट्स। हाँ, प्राइस डॉलर्स में ही होगी ना, और किस में होगी? प्राइस हमेशा वाई एक्सेस पे, क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सेस पे। डू वी गेट दिस? इज दिस क्लियर? चलें जी, फिर आ जाए। डिटर्मिनेंट्स, वो लिख लिया हमने ऊपर, इनवर्स रिलेशनशिप। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। व्हाट अफेक्ट्स डिमांड? दो चीजें डिमांड को अफेक्ट करती है, यही तो बात है सारी। दो डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, एक है प्राइस और दूसरा है नॉन प्राइस फैक्टर्स। दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक प्रोडक्ट की डिमांड को प्राइस अफेक्ट करती है और नॉन प्राइस फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। प्राइस will always bring a movement along the demand curve. ये क्या लाएंगे नॉन प्राइस फैक्टर? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। प्राइस की वजह से जब भी डिमांड पे इफेक्ट आएगा, ये नोट कर लें, हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है। और जब इसकी वजह से आएगा, हम कहेंगे डिमांड चेंज हुई है। ये डिफरेंस है, ये एक बड़ा बारीक कीवर्ड है। जब भी वो कहेगा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है, इसका क्या मतलब है? हमें पता चल जाएगा क्या हुआ है, प्राइस ऊपर नीचे हुई है। जब वो कहता है डिमांड चेंज हुई है, हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, किसी की वजह से डिमांड चेंज आएगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है। डिमांड अगर ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब है किसी नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है। डू वी गेट दिस? चलें जी, अब आप हेडिंग दे दें, मूवमेंट्स along the demand curve। जी, अब ग्राफ्स तो शुरू हैं भाई, अब आप देखें होता क्या है। ओनली, ओनली पे एम्फसाइज करें। चेंजेस इन, गलत बोल रहे हो, चेंजेस इन प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे। ओनली चेंजेस इन प्राइस विल लीड टू, हाँ लेकिन अभी कोई और बात हो रही। ओनली ओनली चेंजेस इन प्राइस विल लीड टू मूवमेंट्स along the demand curve। चलें जी,
वाई एक्सिस पे प्राइस आ गई, इधर क्वांटिटी आ गई। सिंपल, हर जगह हमेशा सिंपल क्वांटिटी होती है। एक रैंडम डिमांड कर्व बना लें। क्वांटिटी ट्रेडेड जो इक्विलिब्रियम होता है वो होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये सिर्फ क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी ट्रेडेड होती है विद इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का दूसरा नाम क्वांटिटी। एक रैंडम प्राइस ले लें जरा ऊपर करके, डी, डी डिमांड है, डी सी लिख सकते हैं आप, डी पूरा डिमांड लिख दें, डी सबसे बेस्ट है। हाँ ग्राफ पे तो डी लिखेंगे ना, उसको रेफर करते हुए फिर बताएंगे कि डी है। अच्छा जी, एक रैंडम प्राइस ले लें थोड़ी ऊपर करके P1। इस प्राइस पे मुझे आप बता सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? इधर से जाएं, 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 ये लेट्स कॉल दिस पॉइंट जो ये टच कर रहा है ए, और इधर से नीचे आ जाए। इस प्राइस पे हमें पता चल गया क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, Q1। ठीक है, उधर जाके टच करें और Q1 पे आए, आ जाए जी। नाउ लेट्स सपोज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉल्स, प्राइस गिर गई, रैंडम गिरा दें P1 से P2। क्या मुझे बता सकते हैं इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? इधर जाएं, 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 ये टच किया Q2। व्हाट हैज हैपेंड? प्राइस हैज डिक्रीज्ड एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज्ड। और हुआ क्या है, आप उसी ग्राफ के ऊपर मूव नहीं कर गए। ऑन द सेम ग्राफ you moved from point A to point B. This particular movement is called extension along the demand curve. This particular movement is called extension along the demand curve. जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं प्राइस की वजह से, प्राइस जब भी डिक्रीज होगी इट विल कॉज एन एक्सटेंशन along the demand curve. Do we get this? जैसे कि A to B. Do we get this? तो जब भी प्राइस चेंज होगी उसी डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट आएगी, और उसको प्राइस गिरने की वजह से हमेशा एक्सटेंशन आएगी। बना लिया सबने? दोबारा वही चीज, स्पीड मार दें, अब Sir, स्पीड can तेज you करें। go up? व्हाट? Can you go up for a second? या ये लें, जब तक दम है, सांस है, चलते जाएंगे। अभी तो मैं पंप हुआ हूं। हम लोग कितनी क्लासें ली हैं सुबह से तुमने? 11वीं क्लास है मेरी। मैंने 11वीं क्लास है मेरी, और आप लोगों ने चुप करके बैठ के सुना है, मैंने पढ़ाया है। इसमें से मेरी 2 क्लासें 60+ थी, 60 बच्चे स्कूल में। ठीक है जी, आपको मिलेगा, मिलेगा ना, यही तो बात है, फ्यूचर। अच्छा चलें इधर आए, फजूल बातें छोड़ें। अब एक रैंडम P1 नीचे ले लें, रैंडम थोड़ा सा नीचे करके जाएं इधर, लेट्स कॉल इट E। क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ा दें। अच्छा, कुछ लोग इस तरह करते हैं, ये देखें, ये फिर ये और फिर ये बनाते हैं, ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। उसको गोरे को क्या पता चलना है पहले क्या बना है, लेकिन इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट वीक है। पहले हमेशा डिमांड कर्व बनाना है, फिर वहां से प्राइस को उधर जाके टच करके नीचे आना है। डू वी गेट दिस? जिस तरह मैं कर रहा हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट फिर आपको याद रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। जी क्या हुआ, गिर गई, आप कहां चले गए, उसी डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट नहीं आ गई, फ्रॉम पॉइंट E टू F। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन पीछे वाली थी, एक्सटेंशन जब नीचे आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन जब ऊपर जा रहे हैं। एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन along the demand curve।
डू वी गेट इट? कुछ भी लिख दें, कोई टेंशन नहीं, आपके नोट्स हैं, आप इधर हाथी बना दें, बस जब आपने एक्सप्लेन करना है तो आपने उधर हाथी लिखना है। ये तो सिर्फ आप पाए लिख दें इधर, आप इधर कोई कैरेक्टर बना दें, बस एक्सप्लेन करते हुए आपने उसको समझाना है, कुछ भी लिख दें जी। मूवमेंट्स के 5 कॉजेस बता दो डिमांड कर्व के अंदर। 5 कॉजेस है ही नहीं, मूवमेंट सिर्फ एक वजह से आती है, क्या? प्राइस। प्राइस जब भी चेंज होगी उसी डिमांड कर्व के ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। प्राइस गिरेगी डिमांड कर्व में एक्सटेंशन आएगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन आएगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? हेडिंग दे दें कल के लिए। चलें जी, कितना टाइम रहता है अभी? 15 पे खत्म होती है ना, अभी है टाइम, आ जाए। कोई बात नहीं, वापस कर देता हूं आपका, शुक्रिया। चलें जी, हेडिंग दे दें। शिफ्ट्स, ये तो तुम्हें अब रियलाइज हो जाना चाहिए, शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा हल्का सा टचिंग कर रहे हैं। शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। चलें, इसको कल ही करेंगे क्योंकि मैंने अभी टेस्ट चेक करना। चलें भाई, I'll see you guys in the next video and in the next class. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.